नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का आज जन्मदिन है। वे 39 साल के हो गए। धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को रांची में हुआ था। धोनी की जर्सी का नंबर भी 7 ही है। रांची की गलियों से भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तान बनने तक उन्होंने काफी लंबा सफर तय किया है। 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव वनडे से धोनी ने अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की थी। 2005 में श्रीलंका के खिलाफ 183 रनों की पारी माही के वनडे का सर्वोच्च स्कोर है। 2007 में टी20 वर्ल्ड कप पर धोनी की कप्तानी में भारत ने कब्जा किया था और 2011 में भारत धोनी की कप्तानी में ही दूसरी बार वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियन बना था। 2013 में धोनी ने चेन्नई टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का एकमात्र दोहरा शतक जड़ा था। शानदार विकेटकीपर और बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय क्रिकेट को एक नई पहचान दी, नया मुकाम तक पहुंचाया। आईसीसी के तीनों टूर्नामेंट जीतने वाले दुनिया के इकलौते कप्तान रह चुके हैं धोनी। चलो आगे बढ़ते हैं। बिहार विधान परिषद को 10 जुलाई तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। इस दौरान परिषद में सामान्य कर्मचारियों के आने पर पूरी तरह से रोक होगी। केवल सत्र से जुड़े अधिकारी ही विधान परिषद आएंगे। दरअसल सदन के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह के कोरोना पॉजिटिव आने के चलते यह फैसला लिया गया है। सोमवार को परिषद के कार्यालय के 40 लोगों का सैंपल भी लिया गया है, लिहाजा अब रिपोर्ट आने का इंतजार है। ऐसे में सदन 10 जुलाई तक बंद रहेगा। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को चाहिए एक मौका। ये मौका वो बिहार की बेरोजगार युवाओं से मांग रहे हैं, प्रदेश की जनता से मांग रहे हैं। तेजस्वी अपने दल के उन नाराज नेताओं से भी गिले शिकवे भुलाकर पार्टी को मजबूत करने की अपील कर रहे हैं। तो वहीं तेजस्वी के बयान पर बिहार की सियासत बेहद गर्म हो चली है। आखिर क्यों, देखिए रिपोर्ट। एक चुनाव के लिए बस मेरा बात आप लोग रख लीजिए। एक चुनाव के लिए हम हाथ जोड़ के मौका मांग रहे हैं कि एक हो जाइए, सारे गिले शिकवे को भुलाइए और एक बार जिस दिन राष्ट्रीय जनता दल के सभी ईमानदार सिपाही हमारे एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे तो कोई माई का लाल हमको हरा नहीं सकता। तो सुना आपने, तेजस्वी यादव को बस एक मौका चाहिए बिहार की सत्ता पर काबिज होने के लिए। बात पटना से दिल्ली तक झंडा लहराने की हुई, लेकिन खुले मंच से तेजस्वी ने पार्टी के मतभेदों को सार्वजनिक कर ये भी जता दिया कि लालटेन की लौ आखिर मध्यम क्यों है। तेजस्वी के इस बयान को लेकर बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो चली है। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि अब प्रदेश की जनता तेजस्वी को कोई मौका नहीं देने वाली और महागठबंधन की नैया डूब जानी तय है। जनता मौका किसको देगी? उस पार्टी को जिसने 15 साल का जिसको ठगा, देश बिहार को अराजकता में ठेला, उसी के परिवार के वो सदस्य भी हैं और खुद कह रहे हैं कि उन्होंने उस कमियां थी, यानी अपने पिताजी को खुद आरोपित कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी का अभी भी व्यक्तिवादी सोच है, वो निश्चित रूप से पार्टी के अंदर कई टुकड़ों में विभक्त कर देगा। एक नई छवि बनाने का, एक नए अवतार में आने का राजद को भी मौका मिला था, तेजस्वी को भी मिला। नतीजा क्या हुआ? स्वाहा। मॉल बनाने लगे, मिट्टी बनाने लगे, IRCTC करने लगे। ये तेजस्वी को पता है कि आरजेडी बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। तेजस्वी तो खुद खत्म है ही, खत्म आदमी क्या बचाएगा? इसलिए कुछ नहीं हो सकता है। सत्ता पक्ष के तंज पर आरजेडी के सिपाहियों की भौहें तन गई। बात तेजस्वी की परिपक्वता से लेकर नीतीश की बेवफाई तक की होने लगी। 2015 में जनता उनको चुनकर भेजी, लेकिन तेजस्वी यादव जी को क्या मालूम था कि मुख्यमंत्री जी बीजेपी के साथ मिलकर उनके पीठ में छुरा भोंकेंगे, इतनी बड़ी गद्दारी करेंगे। अगर ये 5 साल तेजस्वी जी का रहता तो जिस प्रकार लालू प्रसाद यादव गरीबों को जुबान दिए, ये बेरोजगारों को नौकरी देते। गरीबों का शासन आएगा तो ये तो अच्छी पहल है। तेजस्वी यादव जी की ये महानता है, परिपक्वता है, ये दर्शाता है कि तेजस्वी यादव जी ने मजबूती के साथ सभी कार्यकर्ताओं को, अपने सभी नेताओं को एकजुट होकर
इस चुनाव में महाभारत जो होगा बिहार विधानसभा का चुनाव, उसमें लड़ाई लड़ने के लिए आह्वान किया है। वैसे कहा भी जाता है कि आप दूसरों से आसानी से लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं, लेकिन जब बात अपनों की हो तो लड़ाई बेहद मुश्किल हो जाती है। शायद यही वजह है कि तेजस्वी ने आरजेडी के 24वें स्थापना दिवस के मौके पर खुद की बेबसी भी जग जाहिर कर दी। ये बता गए कि पार्टी के अंदर ऑल इज वेल नहीं है। हालांकि तेजस्वी ने अपने उन नाराज सदस्यों को मनाने की पहल भी कर दी है। ऐसे में देखना अहम होगा कि चुनावी साल में आरजेडी के असंतोष को तेजस्वी कितना भर पाते हैं। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी जोरों पर है। एक तरफ पार्टी के सभी बड़े नेता विधानसभा वार वर्चुअल रैली कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वर्चुअल तरीके से पार्टी क्षेत्रीय बैठकें भी कर रही है। इसी सिलसिले में सोमवार को बिहार के 11 जिलों की क्षेत्रीय बैठक आयोजित की गई। इन क्षेत्रीय बैठकों में बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और सुशील मोदी सहित पार्टी के कई बड़े नेताओं ने भाग लिया। बैठक में गया, औरंगाबाद, नालंदा, जहानाबाद सहित कुल 11 जिलों की बैठकें 3 चरणों में की गई। इन बैठकों के जरिए पार्टी इन जिलों में पार्टी के कामों की समीक्षा के साथ साथ चुनाव को लेकर तैयारी और कमियों को दुरुस्त करने पर जोर दे रही है। 5-5, 6-6 जिला के मिलाकर करके क्षेत्रीय बैठक कर रही है। उस क्षेत्रीय बैठक में हमारे जो राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार के प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी, संगठन महामंत्री नागेंद्र जी रहते हैं और वरिष्ठ नेतागण रहते हैं। उस बैठक के माध्यम से हम समीक्षा करते हैं उन जिलों की, उन क्षेत्रों की, कहाँ कौन से क्षेत्र में हमारी स्थिति कैसी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोजपुरी में ट्वीट और उसके बाद बिहार बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से भोजपुरी में बातचीत ने बिहार के राजनीतिक हलके में हलचल तेज कर दी है। भोजपुरी भाषी नेताओं से लेकर भोजपुरी साहित्यकार और कलाकार तक को उम्मीद बढ़ गई है कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में अब शामिल किया जा सकता है। हालांकि इस पर भी सियासत छिड़ गई है। राउर जय जयकार ए मोदी जी, 8वीं अनुसूची में शामिल करा दी भोजपुरी के। ये सिर्फ एक भोजपुरी भाषी गायिका की मांग भर नहीं है, बल्कि देश के 30 जिला में रहने और 5 करोड़ से ज्यादा भोजपुरी भाषा बोलने वाले लोगों की उम्मीद है। उम्मीद भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की। ये उम्मीद तब और बढ़ गई जब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोजपुरी में ट्वीट किया और बिहार के नेताओं से भोजपुरी में बातचीत की। प्रधानमंत्री जी का बिहार से शुरू से ही लगाव रहा है और वो बार बार ये बोलते हैं कि बिहार के विकास से ही देश का विकास। तो बिहार उनके रग रग में बसा हुआ है और बिहार उनकी प्राथमिकता में है। आज भी देखिए मंत्रियों की संख्या तो सबसे ज़्यादा बिहार से मंत्री हैं। तो बिहार के प्रति प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव रहता है। माननीय प्रधानमंत्री जी से हमनी सब और राजस्थानी भाषा के लोग मिलल रहने सब, और प्रधानमंत्री जी भी स्वयं चाहता रहन कि भोजपुरी और राजस्थानी और भोटी 3 गो भाषा के लगभग सारा काम हो गई बा। अब दिन के इंतजार बा। आदरणीय प्रधानमंत्री ने भी इस बात के जिक्र जब किए हैं तो मैं उसके तारतम्य उन 2 पुराने हस्तियों से जोड़कर देख रहा हूं कि राजा भोज की वो सोच भोजपुरी के बारे में और कबीर दास जी का लेखनी, और वर्तमान में भारत के शासक यदि इसके भोजपुरी की प्रशंसा कर रहे हैं तो मैं अब ये समझ सकता हूं कि अब भोजपुरी 8वीं सूची में जरूर शामिल होगा। मेरा ऐसा सोच है। वहीं विपक्षी दल के नेता पीएम के भोजपुरी प्रेम के पीछे चुनावी दांव बता रहे हैं। जब तक भोजपुरी और हिंदी नहीं लिखोगे, अवधी हिंदी नहीं लिखेंगे, ब्रजभाषा हिंदी नहीं लिखेंगे, या जितने भी लोग हैं वे हिंदी की अनेक विविध भाषाएं हैं। इसलिए भोजपुरी के साथ हिंदी कोष्ठ में होगा नहीं यदि, तो फिर हिंदी खत्म तो सब भाषा खत्म। देखिए, जब ट्वीट आया था आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, तो मुझे उम्मीद थी कि वो भोजपुरी भाषा से जब इतना प्यार करते हैं तो ट्वीट के पहले कम से कम 8वीं अनुसूची में उसको शामिल करा लेंगे, तब मुझे लगेगा कि वह भोजपुरी से प्यार करते हैं। लेकिन
सिर्फ और सिर्फ चुनाव में भोजपुरी और बिहारी की याद आना ये निंदनीय है। इतिहासकार भी भोजपुरी भाषा के ऐतिहासिक पहलू के बारे में बताते हुए इसे संवैधानिक दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि भोजपुरी भाषी लोगों में एकजुटता की कमी पर अफसोस भी जताते हैं। भोजपुरी भाषा फिर यहाँ से भोजपुरी भाषा वही लेकर के आए, राजा भोज उज्जैन से लेकर के आए और इसके बाद यहाँ पर प्रचार प्रसार हुआ और सभी जगह हम बोलते हैं 4 करोड़ हम लोग भोजपुरी बोलते हैं। ऐसे गोरखपुर, देवरिया, सारण, छपरा, सीवान, जितना ही बनारस, गोरखपुर, जितना एरिया सब भोजपुरी भाषा एरिया है और कहीं भी हम लोग भोजपुर के आदमी मिलते हैं तो बड़े ही खुशी के साथ मिलते हैं। हम लोग कमी सिर्फ यही है कि हम लोग एक साथ मिल करके कोई काम नहीं कर रहे। देश के 30 जिलों से निकलकर भोजपुरी आज देश और विदेशों में भी अपनी पहचान बना चुका है। सूरीनाम, मॉरिशस, कनाडा, नेपाल जैसे देशों में भी भोजपुरी बोलने वाले लोग बड़ी संख्या में हैं। अब देखना होगा कि चुनावी साल में भोजपुरी को संवैधानिक दर्जा मिलता है या नहीं। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18, राउर जय जयकार ए मोदी जी, 8वीं अनुसूची में शामिल करा दी भोजपुरी के। आगे बढ़ते हैं। पटना के आभूषण दुकान में सोमवार को हुए लूटकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और तस्वीरों में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे दुकान से एक आरोपी हेलमेट पहनकर बाहर निकलता है, फिर इत्मीनान से बाइक को घुमाता है। कुछ ही देर के इंतजार के बाद उसके 2 और सहयोगी जल्दी से दुकान से बाहर आते हैं और फिर बड़े ही आराम से, देखिए आराम से, कोई उन्हें फिक्र नहीं है, कोई भी खौफ नहीं है कानून का, पुलिस का। तीनों बदमाश बाइक पर सवार होकर फरार हो जाते हैं। वारदात को अंजाम देकर आराम से चलते बनते हैं। अब पुलिस इन आरोपियों की तलाश में जुटी है और खोजबीन तेज कर दी गई है। किशनगंज जिले के तेघरिया स्थित मंदिर के पास गड्ढे में डूबकर 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जाता है कि नहाने के दौरान बच्चे हादसे के शिकार हो गए। तीनों शवों को बरामद कर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं हादसे के बाद परिवार में चीख पुकार मची है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर प्रशासन ने आपदा कोष से मिलने वाली 4 लाख की राशि हर मृत बच्चों के परिजनों को दिए जाने की बात कही है। लगता नहाने के लिए गए थे या खेलने के लिए गए थे, वो 3 बच्चे की मृत्यु गड्ढे में डूबने से हो गई है। बहुत ही दुखद हम लोग के लिए खबर है। बच्चों को जैसा कि हम लोगों ने पता किया, NDRF की टीम भी वहाँ भेजे, इसके पहले ही लेकिन बच्चों को निकाल लिया गया था जो मृत थे। अभी हम लोग उसको पोस्टमार्टम के लिए, नाइट पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल से विसर्जन का ऑर्डर चला गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रदेश की मौजूदा सरकार पर जोरदार हमला बोला है। बरही जाने के दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत में रघुवर ने कहा कि हेमंत सरकार ट्विटर पर चलने वाली सरकार है और मुख्यमंत्री मीडिया में बने ही रहना चाहते हैं। जन सरोकार से मुख्यमंत्री का कोई वास्ता नहीं। रघुवर ने दावा किया कि मात्र 6 महीने के शासनकाल से ही झारखंड की जनता हताशा और निराशा में आ गई है और मौजूदा सरकार विदाई के दिन गिन रही है। ट्विटर में चलने वाली सरकार है, बातों के मीडिया में रहने वाली सरकार है। इस सरकार से जनता मात्र 6 महीने के अंदर जनता में निराशा आ गई, हताशा आ गई। कटिहार में महज मछली के लिए एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। मामला डंडखोरा थाना क्षेत्र का है। बताया जाता है कि मनपसंद मछली नहीं दिए जाने पर आरोपी मोहन ठाकुर ने मछली व्यवसायी की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया और वारदात के दूसरे दिन उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम धीरू परिहार बताया जाता है। नदी किनारे बहियार से मछली पकड़कर अपने गांव रतनपुरा लौट रहा था। इसी बीच मछली खरीदने को लेकर धीरू और मोहन ठाकुर के बीच कहासुनी हो गई और फिर बात बिगड़ती चली गई। आखिरकार मछली के लिए एक शख्स को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। था मछली मरता था, मछली मार कर जो है आता था घर, बोलता था हमको दो, और वो कोई दूसरा आदमी से बात कर लिया था। और मैंने ये मछली मार करके लाया तो ये किसी और से बात कर लिया ना। हाँ, तो ये बोलता था नहीं हमको दो मछली, इसी में मछली नहीं दिया, हथा बया हो गया, इसी में हथा बया, हाँ, इसी में मार दिया। हाँ, इसी में मारपीट किया। मोहन ठाकुर जो है आए मछली लेने के लिए, तो बात हुई छोटी मछली बड़ी मछली चाहते थे, छोटी मछली दे, वो बड़ी मछली दे रहा था। इसी समय बाती हुई, उसकी धकेला धकेली में मारपीट भी हुआ, जिससे बेहोश हो गए। उनको उठा के घर पर पहुंचाया गया।
रात में मर गए, उसकी सूचना दी गई, हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज किया है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और हम लोग शीघ्र ही अभियुक्त को गिरफ्तार करेंगे, वो फरार है। मधुबनी गैंगरेप कांड की स्पीडी ट्रायल से सुनवाई और आरोपियों को फांसी दी जाने की मांग जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने की है। सोमवार को मधुबनी के रहिका इलाके में पीड़ित परिजनों से मुलाकात के दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत में पप्पू यादव ने ये बातें कही। बता दें कि पिछले दिनों नाबालिग से गांव के 4 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था, जो फिलहाल फरार हैं। स्पीडी ट्रायल इस परिवार के साथ न्याय तब होगा जब स्पीडी ट्रायल 6 महीने के अंदर और उसकी फांसी। आखिर क्या कारण है कि सरकार बलात्कार जैसी, क्या नेता तब जगेंगे, मंत्री संतरी तब जगेंगे जब उनके घर पर बलात्कारियों का हमला होगा। रक्सौल के सुगौली प्रखंड के लालपरसा गांव के लोग बूढ़ी गंडक नदी के कटाव से दहशत में हैं। नदी से हर रोज लगभग 20 फीट का कटाव हो रहा है। ऐसे में ग्रामीणों को डर है कि उनका गांव ही कटाव की भेंट न चढ़ जाए। सरकारी उदासीनता को लेकर लोगों में नाराजगी है। आरोप है कि जनप्रतिनिधि केवल आश्वासन देकर चले जाते हैं और ग्रामीण हर साल ऐसी ही भयानक स्थिति का सामना करने को मजबूर होते हैं। गाँव तो है वाला अगर गाँव कट जाए हमने के गाँव तो हो जाए, बस और भी गाँव तो हो जाए, एगो ना रही। अफसर लोग आता है तो जो बस देख के चल जाता है, न बांध बनवा लोग जे आता से लेके घूम के चल जाता देख के। साहिबगंज में बाढ़ की आहट से लोग परेशान हैं। झारखंड के एकमात्र जिले से बहने वाली गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर से दियारा के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। प्रशासन अलर्ट पर है तो राहत और बचाव कार्य में तेजी लाया जा रहा है। साहिबगंज झारखंड का एकमात्र जिला जहां से होकर गंगा नदी बहती है। बिहार में गंगा का रौद्र रूप है तो इसका असर साहिबगंज में भी देखने को मिल रहा है। नदी के बढ़ते जलस्तर ने जिले में बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं। हर रोज हो रही बारिश के चलते गंगा उफान पर है। ऐसे में दियारा के कई गांवों के लोग दहशत के साए में हैं। बाढ़ की आशंका ने ही लोगों को परेशान कर दिया है, क्योंकि मकई, बाजरा के साथ ही सब्जियों की खेती पर बुरा असर पड़ने का डर किसानों को सता रहा है। पानी हो सब 2-4 आदमी सब डूब जाए। तो क्या परेशानी होती है? परेशानी हो ना तो डूबी तो परेशानी ना होई। फसल डूब जाए तो आदमी परेशानी होबे न करी। दियारा में बहुत हमने के कष्ट बा। पानी की क्या स्थिति बा अभी तो पानी मतलब पूरा नहीं है बाढ़ में, और मतलब उम्मीद बा कि बाढ़ इस बार ज्यादा हो पर साल। बाढ़ की बढ़ती संभावना को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट पर है। उपायुक्त लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। तमाम विभागों को निर्देश दिया गया है कि पशुओं के चारे के साथ ही लोगों के लिए शिविर और राहत सामग्री की कमी ना हो। सभी जगहों पे अंचल अधिकारियों ने जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होते हैं उसको उन्होंने दौरा किया है। घर घर हाउस की लिस्टिंग की गई है अभी तक। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने जो सिविल सर्जन को आदेश दिया है कि जो भी दवाएं होंगी, जो बीमारियां उस समय होती हैं, उसके लिए जो पर्याप्त तैयारी करनी है उसकी तैयारी कर लें। अंचल अधिकारी उन जगहों को चिन्हित कर रहे हैं जो ऊंचाई पे हैं, जहाँ पे लोगों को शेल्टर होम के रूप में रखा जा सकता है। तो बाढ़ की आशंका ने लोगों को डरा दिया है। दियारा के इलाकों में गंगा का तांडव ना हो, लोग यही कामना कर रहे हैं, क्योंकि फसलों को नुकसान पहुंचने से अन्नदाता की कमर ही टूट जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए साहिबगंज से निशांत की रिपोर्ट। वहीं नवादा के सिराजनगर से धनार्जय नदी पर बना पुल पिछले साल बाढ़ की भेंट चढ़ गया था। तब से आसपास के कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। कहने को डायवर्जन बना जरूर, लेकिन इस साल नदी में पानी के तेज बहाव के चलते वो भी बह गया। अब लोग परेशान हैं। यातायात का साधन नहीं, जान जोखिम में डालकर लोग सफर करने को मजबूर हैं और सरकार से जल्द स्थायी पुल बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। ये काफ़ी तकलीफ हो रहा है। लगभग यहाँ से 3 गांव का जो है निकास है इस पुल से। बबनौर पंचायत है और फिर 12 पंचायत है। उसके बाद लगभग जो है ये बड़ी आबादी की गांव है। लेकिन पिछले साल ये पुल जो है टूट गया था, डैमेज हो गया था काफ़ी पानी आने के कारण। लगातार जो है किसी तरीके का कोई काम नहीं हुआ है, न डायवर्सन बनाया गया। हम लोग को स्कूल में पढ़ाई होता है तो बस आने में दिक्कत होती है। बहुत सारे बच्चे पैदल जाते हैं, तो हमें सरकार से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द इसको बनाएं।
पाकुड़ में कोयला चोरी के खिलाफ पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। सोमवार को करीब 70 टन अवैध कोयला पुलिस ने जब्त किया है। कोयले की खेप चोरी छिपे पश्चिम बंगाल ले जाई जा रही थी। एसपी के माने तो जिले के अमड़ापाड़ा पाकुड़ लिंक रोड से डंपर से कोयले का उठाव किया जाता है और रेलवे साइडिंग के बाद बीच रास्ते में ही कोयले की तस्करी की जाती है। ऐसे कोयला तस्करों के खिलाफ पूरी सख्ती बरतने का दावा पुलिस कर रही है। ग्रामीणों को बहला फुसलाकर बिचौलिए इस कोयले को उनसे उतरवाते हैं और कौड़ी के भाव में खरीद कर ये बंगाल ले जाते हैं, साइकिल से, भुटभुटिया गाड़ी से वगैरह से, और वहां सुनियोजित ढंग से इसका तस्करी ऊंचे दामों पर करते हैं। मुजफ्फरपुर में कोरोना केस के लगातार बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर प्रशासन सतर्क और सख्त हो गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर सख्ती बरती जा रही है। सोमवार को जिला प्रशासन की टीम ने शहरी इलाके के कई दुकानों को अगले 3 दिनों के लिए सील कर दिया है। इन दुकानों में जरूरत से ज्यादा भीड़ पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई। एसडीओ के नेतृत्व में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ होम का ऑलरेडी डायरेक्शन निकला हुआ है कि कोविड-19 में हम लोगों को करना क्या है, लेकिन इनके द्वारा बिल्कुल इस चीज़ का अनुपालन नहीं किया जा रहा था। सोशल डिस्टेंसिंग पूर्णतः ध्वस्त है। कार्रवाई की अभी बात हुई तो कुछ लोगों ने सिंबॉलिक तौर पर मास्क लगाने का चेष्टा किया है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल ध्वस्त था। वैसे लोग जो डेलिबरेटली इसका वायलेशन कर रहे हैं उन दुकानों को सील किया जा रहा है। पूर्णिया के चर्चित कलाकार राजीव राज को अटल बिहारी वाजपेयी की विश्व की सबसे बड़ी 4 विजन पेंटिंग के लिए 2020 का लिम्का बुक रिकॉर्ड और वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड के लिए सम्मानित किया जा चुका है और अब अगले साल यानी 2021 के इंडिया बुक रिकॉर्ड के लिए भी उनका चयन हो गया है। राजीव ने कहा कि 2018 के दिसंबर में उन्होंने अटल जी की 1432 स्क्वायर फीट की 4 विजन पेंटिंग महज 31 घंटे 38 मिनट के रिकॉर्ड समय में बनाई थी। हर साल मिल रही उपलब्धि से उत्साहित राजीव अब गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं। राजीव राज की कोशिश सीरीज पर बनी पेंटिंग्स 2012 में स्विट्जरलैंड और 2017 में टोक्यो की प्रदर्शनी में भी शामिल हो चुकी है। इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए भी हमारी पेंटिंग को शामिल कर लिया गया है और साथ ही साथ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी हमारा जो है वो हमारी पेंटिंग को शामिल कर लिया गया है। अब हमारी निगाह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड